क्या चोट लगी थी बेटा तेरे को? खेल रहा था मैं, ट्विस्ट हुआ था। कब चोट लगी? 3 को। और तकलीफ क्या रहती है तेरे को? स्ट्रेट नहीं होता घुटना, सिर्फ बैंड ही रहता है। क्योंकि तेरा बेटा लॉक हो गया है ना, बगैरल टीयर है, तेरा घुटना लॉक हो चुका है इसलिए नहीं स्ट्रेट हो रहा। 3 तारीख को, इसी 3 तारीख को ना। तो क्या चोट लगी थी? सर मेरा तो स्टेयर्स क्लाइंब करते थे और आगे मेरा फ्रेंड था, मतलब घुटना ट्विस्ट होने के बाद वो फ्रेंड मेरे पैर के ऊपर ही गिर गया था। फ्रेंड तेरे पैर के ऊपर गिर गया, तो अभी तूने ये क्यों लगा रखा है पट्टा? ये सर वो मतलब सपोर्ट के लिए लगा रखा है कि और ट्विस्ट कुछ ना पर तू अपना नी बैंड कर रहा है नहीं कर रहा? बैंड पूरा नहीं, 90 डिग्री 100 डिग्री। बेटा ये फर्दर डैमेज नहीं करता, ये चीज़ है ना आपके और ख़राब कर देती है आपके ACL को। वैसे नहीं लगा रहा सर मैं, बस ये जैसे अभी स्टेज हो गया तब बाकी टाइम नहीं लगा रहा ना। तो तुमको बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम इसको ठीक नहीं करते तो रोज़ इसको हटा, घुटना बैंड कर, घुटना सीधा कर, क्योंकि ये ACL टीयर जो हो गया वो तो हो गया, वो तो वापस ठीक होगा नहीं ब्रेस से। ब्रेस लगाने से 2 नुकसान होते हैं। पहला, आपकी जो मसल्स है वो कमज़ोर पड़ जाती है। अगर मसल्स कमज़ोर पड़ जाएगी तो सर्जरी के बाद रिकवर करना बहुत मुश्किल है। अगर मसल्स इज़ द प्रोटेक्शन फॉर द ACL, आपका जो नया ACL है उसको बचाती मसल्स है। मसल्स वीक रहेगी तो नया ACL भी टूटने के चांसेस ज़्यादा है, दूसरा ही घुटना जाम कर देता है। तो 90 डिग्री से ज़्यादा बैंड अगर नहीं आ रहा है तो हमें फोर्सफुली बैंड करना है। मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा कि ACL होता क्या है और क्या फंक्शन रहता है। तो हमारा घुटना ना इससे रहता है, एक फीमर रहता है, टीबिया रहता है, पटे 3 हड्डियाँ रहती है। तीनों हड्डियों के ऊपर हमारी कवरिंग रहती है जो इसको चिकना बनाती है। जब यंग होते हैं ना तब ये हमारी थिक होती है कवरिंग, ऐसे देख रहे हैं अभी घुटने के ऊपर ये जो कवर है ये कार्टिलेज है। सो जब हम यंग होते हैं तो अच्छा होता, दर्द नहीं होता चलते हुए। जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है हमारा कार्टिलेज घिसने लगता है। जब ये घिसेगा ना तभी तुम्हें दर्द होगा। बाकी ACL टीयर के बाद दर्द एक बार होता है, फिर दर्द ठीक हो जाता है, उसके बाद सिर्फ लचक रहती है। पर दर्द तब होता है जब हमारा कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। सो ये अभी आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट है कार्टिलेज। ये खराब तो घुटना खराब। तो एक लिगामेंट होता है ACL, एक होता है PCL और 2 होता है मेनिस्कस। ACL ऐसे जोड़ता है हड्डी को, PCL ऐसे जोड़ता है। सो अब फंक्शन क्या होते हैं? कार्टिलेज का फंक्शन ये होता है कि भैया ये हमारे जोड़ को स्मूथ बनाता है, तो हमें दर्द नहीं होता चलते हुए। अगर ये रफ होगा तो घिसेगा घुटना तो दर्द होगा, तो ये हमेशा स्मूथ रहता है यंग में। मेनिस्कस का शॉक एब्जॉर्बर होता है। 4 मेन लिगामेंट होते हैं। ACL है, उसका काम है नीचे हड्डी को आगे जाने से रोकना। PCL उसका काम है इसको पीछे जाने से रोकना। ये हुआ LCL इसको ऐसे करने से रोकता है, और जो MCL होता है वो इसको इस स्ट्रेस से रोकता है। तो ये चारों जब लिगामेंट अच्छे होते हैं तो हमारा घुटना स्टेबल होता है, हम आराम से चल पाते हैं। जब हमारा ACL टूट जाता है तो हमारा घुटना आगे भागता है ऐसे। नॉर्मल चलते हुए नहीं भागेगा, तुम नॉर्मली चल लो धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों चल पाओगे? क्योंकि तुम्हारा मेनिस्कस और कार्टिलेज अभी अच्छा है। आपका घुटना इससे लॉक हो रखा है क्योंकि आपका जो मेनिस्कस है ना वो फट के, बाल्टी का हैंडल होता है बकेट हैंडल, वो इसीलिए नाम पड़ा है इस चीज़। फट के क्या होता है, मेनिस्कस ऐसे बीच में आ जाता है, फटा मेनिस्कस और ऐसे बीच में आ गया तो ये लॉक हो गया। अब अगर ये लॉक्ड ही रहेगा बेटा तो ये डिफॉर्म हो जाएगा ना। अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक इसको ऐसे रख लोगे तो ऐसे ही रह जाएगा, फिर वापस आएगा ही नहीं। उसकी शेप बिगड़ जाती है, शेप बिगड़ जाती है तो रिपेयरेबल नहीं रहता। अगर मेनिस्कस चला गया तुम्हारा तो फ्यूचर में आर्थराइटिस होने के चांस। तो मेनिस्कस जरूरी है, मेनिस्कस को बचाना जरूरी है। सो ये बहुत लंबे समय तक अगर तुम इसको लॉक रखोगे ना तो ये खराब हो जाएगा। फिर अब ये तो कुछ बता नहीं सकता ना, 10 दिन में ही खराब हो जाए किसी का। तो ऐसा तो है ना कि अगर कोई रबर का टुकड़ा ऐसे पड़ा रहे डिफॉर्म्ड तो वापस सीधा नहीं होगा ना, तो वैसे ही रह जाएगा। जब ये वापस सीधा ही नहीं होगा तो उसको रिपेयर ही नहीं कर सकते। रिपेयर तो तब कर सकते हैं जब बकेट हैंडल पेशेंट जल्दी आए हमारे पास। ये अर्जेंसी होती है सर्जरी की। बकेट हैंडल मतलब अर्जेंसी, क्योंकि मेनिस्कस खराब हो जाए कभी भी। हम लोग क्या करते हैं सर्जरी में, इसको वापस ठीक करते हैं, रिड्यूस करते हैं। पर रिड्यूस होना चाहिए ना टाँकी मारने के लिए। अगर रिड्यूस ही नहीं हो रहा तो कैसे, वो डिफॉर्म हो जाता है पूरा। तो नॉर्मल चल लेता है इंसान पेशेंट ACL, कोई दिक्कत नहीं आती, धीरे धीरे चलते रहो, क्या प्रॉब्लम है। पर आपकी हाई एंड एक्टिविटीज़ बंद हो जाती है। अगर आप चाहो कि आप डांस करो, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ करो, जंपिंग, रनिंग, स्पोर्ट्स खेलो, ट्रैकिंग पे जाओ, तो वो जब भी आप करने की कोशिश करोगे आपको डर लगेगा। कभी आपका पैर खड्डे में चला गया, कभी कोई जानवर पीछे पड़ गया, कुत्ता पीछे पड़ गया तो एकदम से पाँव लचकेगा। अब ये एक्टिविटी है ना बेटा धीरे धीरे हमारे घुटने को खराब कर दे। तो अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो धीरे धीरे हमारा घुटना ऐसा हो जाएगा। तो घुटना वैसा होता है जैसे किसी बूढ़े इंसान का होता है 10 साल के अंदर, जल्दी नहीं होता, इट विल टेक 10 ईयर्स। इसीलिए ACL की सर्जरी तब करानी चाहिए जब घुटना सही हो। दूसरा, कई बार लोग समझ जाते हैं तो जल्दी करा लेते हैं। कुछ लोगों को लगता है शायद ठीक हो जाए, मैं ऐसे ही काम चला लूँगा। तो उनके साथ क्या होता है, वो तब आते हैं सर्जरी कराने जब उनका या तो मेनिस्कस फट जाते हैं, लॉक होने लग जाता है, या फिर उन्हें कार्टिलेज में खड्डे जाते हैं तो पेन होने लग जाता है। तो उसे जितनी बार ये करेगा बाकी लिगामेंट पे क्या हो रहा है, PCL भी खींच रहा है, MCL भी खींच रहा है, LCL भी खींच रहा है, तो बाकी लिगामेंट में ढीले पड़ जाते हैं। अगर ये ढीले पड़ जाते हैं तो फिर घुटना बहुत लचक, अभी लचक कम है, 5-6 साल बाद और लचक आने लगती है, दर्द भी बढ़ जाता है। लचक जाने के बाद अगर बढ़ जाती है, उसके बाद अगर हम ACL सर्जरी करा रहे हैं तो ACL में तो डॉक्टर बना देगा ACL आपका।
अच्छा बना देगा, पर ये बाकी लिगामेंट का क्या करेगा जो ढीले हो गए। तो सर्जरी के बाद भी फिर घुटना ढीला ही रहेगा। फिर लोग कहते हैं सर्जरी होगी उसके बाद भी ढीला है डॉक्टर साहब। क्यों ढीला है? क्योंकि आप लेट आए बहुत। कुछ लोग कहते हैं सर्जरी होगी फिर भी दर्द रह रहा है। तो दर्द इसलिए रह सकता है क्योंकि हो सकता है आपका कार्टिलेज घिस गया हो, तो इसके लिए फिर अलग प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। तो टाइमली सर्जरी करानी जरूरी है इसके अंदर, ये अपना आप ठीक नहीं होता। दूरबीन की सर्जरी होती है, आपका ACL मापी के हैमस्ट्रिंग टेंडन से बना देते हैं। अब मुझे उसको ऊपर नीचे जोड़ना है। एक तरीका तो रहता है मैं ऊपर लगाऊं बटन और नीचे लगाऊं इसको, वही है। जैसे मैंने आपके हैमस्ट्रिंग टेंडन से आपका ACL बना दिया। ये 2 हैमस्ट्रिंग टेंडन निकाले मैंने। ये मॉडल है कपड़े का, एक मोटा निकलता है एक पतला निकलता है। मोटे वाले का नाम सेमिटी, पतले वाले का नाम ग्रेसिलिस। ऊपर ही बटन लग गया, तो मैंने ऊपर बटन लगा दिया और नीचे लगा दिए स्क्रूज। ये नीचे स्क्रू लगा दिए। ये सर्जरी में आपका जो लिगामेंट है उसको चिपकने में 45 डेज लगते हैं। 45 डेज में ये हड्डी से चिपकता है। तो 45 डेज तक लगभग रेस्ट रहता है। मतलब आपको बाहर ये ब्रेस लगा के रखना है, आपको वजन नहीं देना, आपको नी बेंडिंग भी कम करनी है 10 डिग्री फिर 20 डिग्री। धीरे धीरे 3 मंथ्स के अंदर इसमें ब्लड वेसल्स फ्लो कंप्लीट होता है, उसको न्यूट्रिशन मिलने लगता है। तो जब 3 महीने बाद न्यूट्रिशन मिलेगा तो 6 महीने लग जाते हैं इसको मजबूत होने में। सो एक ऐसा टिश्यू आपके घुटने में पड़ा है जो 6 महीने तक कमज़ोर है, तो आप रनिंग नहीं कर सकते 6 महीने तक। आपको धीरे धीरे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। तो लगभग 2 से 3 महीने में बेंडिंग आती है, 4 महीने में हम जॉगिंग चालू कराते हैं और 6 to 9 मंथ्स में हम रनिंग इनिशिएट कराते हैं। क्या गारंटी के 6 महीने में गिरोगे नहीं? कल को पानी पड़ा है, फिसल गए, झटका लग गया, एकदम से उठ गए, बाइक चला रहे हो, पाँव जमीन पे आ गया, मन नहीं हो गया डांस करने का दोस्तों के साथ, कुछ भी करोगे तो ये इसके डैमेज होने के चांसेस, क्योंकि कमज़ोर है इसलिए इसमें ना रिकवरी टाइम ज़्यादा लगता है। और अगर गिर गए तो फेलियर के चांसेस ज़्यादा है। अगर गिर गए तो, अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं 6 महीने तक बिल्कुल संभल के चलूंगा, मैं गिरूंगा नहीं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा रिजल्ट आएगा। पर जिस दिन गिरे उस दिन ये फटेगा, क्यों? ये कमज़ोर ही है। तो एक बेटर ऑप्शन रहता है कि हम इंटरनल ब्रेस में हम लोग क्या करते हैं, आप ही के हैमस्ट्रिंग टेंडन से मैंने आपका ACL बना दिया। अब इसके ACL और इंटरनल ब्रेस के ACL में फ़र्क है। इंटरनल ब्रेस का जो ACL का जो ग्राफ्ट होता है उसको बोलते हैं ग्राफ्ट लिंक, ये अलग तरह का है। इसमें हम सिर्फ एक ही टेंडन निकालते हैं। इसमें हमने 2 टेंडन निकाले थे, सेमिटी ग्रेसिलिस। इसमें हम सिर्फ एक ही निकालूंगा, मोटा वाला सेमिटी को मैं 4 गुना कर दूंगा, तो मुझे 4 स्टैंड ACL मिलेगा। अब इसमें चारों के चारों स्टैंड मोटे हैं, इसमें 2 स्टैंड पतले थे, तो ये इसका डायमीटर मुझे ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा मजबूत मिलता है। ये जो बटन ऊपर लगना था सेम बटन मैंने ऊपर लगाया, इसमें ने स्क्रू की जगह नीचे ही बटन लगा दिया, ये फ़र्क किया। तो बटन लगाने से एक फ़ायदा तो ये होता है कि मैंने अपना एक टेंडन बचा लिया बॉडी का। वैसे अगर 2 निकालो तो भी रिग्रो हो जाते हैं, ऐसा कोई नुकसान नहीं होता बॉडी को, पर थोड़ा पेन कम होता है ऑपरेशन के बाद। फ्यूचर में कोई नुकसान नहीं है, मैं 1 निकालूँ या 2 निकालूँ, बस ये फ़र्क पड़ता है कि पेन आपको हल्का सा कम होगा, मैंने मसल को ट्रॉमा कम किया। दूसरे जो टेंडन निकालने के है ना स्ट्रिपर्स आते हैं, सो हम ट्रॉमेटिक स्ट्रिपर यूज़ करते हैं। एक होता है ट्रॉमेटिक स्ट्रिपर, वो क्या करता है मसल भी साथ में निकाल लेता है। एक होता है ट्रॉमेटिक स्ट्रिपर जो सबसे नया है, वो क्या मसल नहीं निकालता। सो ट्रॉमेटिक स्ट्रिपर यूज़ किया जाते हैं जिससे मसल कटती नहीं है। सो ये जो हाई एंड कंपनीज होती है ना उन्हीं के पास है, सबके पास है। आर्थरेक्स का आता है ट्रॉमेटिक, बाकी मैंने किसी कंपनी का देखा। सो वो यूज़ करेंगे तो आपका सिर्फ टेंडन निकलेगा, मसल नहीं कटेगी, उसको ट्रॉमेटिक स्ट्रिपर बोलते हैं। दूसरा, बटन लगाने से छेद छोटा होता है। स्क्रू में छेद इतना बड़ा किया था हमने, जब हम बटन लगाते हैं नीचे तो हमें फ्लिप कटर यूज़ करते हैं, अंदर ही खुल जाता है। अंदर खुल जाएगा तो जहाँ तक मुझे टेंडन डालना है वहीं तक छेद बड़ा होगा, बाकी छेद छोटा होगा। तो ऑपरेशन के बाद पेन सिग्निफिकेंटली कम होता है ऑल इनसाइड टेक्निक के अंदर। क्यों? एक तो हमने टेंडन कम निकाला, दूसरा मैं बोन में छेद छोटा किया है। तीसरा ये फ़ायदा रहता है इसके अंदर कि जब मैं बटन लगाता हूँ तो मैं फाइबर टेप लगा सकता हूँ। फाइबर टेप क्या है ना, बटन से बटन जाती है, बटन में से निकलने के बाद वो बोन के अंदर हम उसको एंकर के थ्रू डाल देते हैं। और फाइबर टेप क्या करता है, आपके नए लिगामेंट को बचा के रखता है। ये ऊपर का बटन, ये नीचे का बटन, ये फाइबर टेप ना लंबा होने देगा, ना खींचने देगा, ना फटने देगा। इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, टेप वगैरह? बेटा टेप बना हुआ है फाइबर का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है। टेप हम आर्टिफिशियल चीज़ लिगामेंट, ऐसी कौन सी ACL सर्जरी है जिसमें फाइबर नहीं जाता? स्क्रू सर्जरी में ऊपर बटन लगा है, बटन और ग्राफ्ट के बीच ये फाइबर है। ये चारों धागे जो दिख रहे हैं टेंडन, ये अलग अलग नहीं रहते, इनको आपस में बांधना पड़ता है, वो फाइबर है। नीचे से टेंडन में हाथ से नहीं पकड़ सकता, मुझे यहाँ पर फाइबर लगाने पड़ते हैं। तो इस सर्जरी में फाइबर गया है जो कभी डिजॉल्व नहीं होगा, सेम मटेरियल का ही फाइबर टेप बना है। तो मटेरियल कोई अलग यूज़ नहीं किया, ये मटेरियल इनर्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बॉडी में इनर्ट रहता है, तो इसका साइड इफेक्ट। जहाँ तक बात है इन्फेक्शन की, तो इन्फेक्शन के रेट दोनों में बराबर है। इन्फेक्शन कम करने के लिए तरीके अलग हैं, उसमें इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं स्क्रू लगा रहा हूँ, मैं फाइबर टेप लगा रहा हूँ। इन्फेक्शन तो इन्फेक्शन है, वो इसमें भी आएगा तो इसमें भी आएगा, उसको कम करने के अलग तरीके हैं। दूसरा, फाइबर टेप स्क्रू के साथ लगा तो सकते हैं, कुछ डॉक्टर्स फाइबर टेप डाल देते हैं, स्क्रू के साथ डाल दो क्या दिक्कत है, फाइबर टेप लगा दी, पर स्क्रू फाइबर टेप को पकड़ेगा कैसे? फिसल जाएगा ना। स्क्रू के साथ फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस करा जा सकता है, स्क्रू के बीच में से फाइबर टेप निकाल दो, नीचे एंकर लगा दो, करा जा सकता है, पर बटन एक ज़्यादा स्टेबल कंस्ट्रक्ट है।
स्क्रू से, इसलिए मैं बटन प्रेफर करता हूँ नीचे। दोनों सर्जरी दोनों ACL की, कुछ फर्क तो है ना, इसमें भी ACL बन रहा है, इसमें भी ACL बन रहा है, पर नीचे स्क्रू की जगह जब मैंने नीचे बटन लगा दिया तो मैं फाइबर टेप ढंग से लगा सकता हूँ। यही आइडियल तरीका है इंटरनल ब्रेस करने का। तो जब मैंने आपके अंदर ब्रेस बना दिया तो मुझे बाहर ब्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं पहले ही दिन से पूरा वजन देके चल सकता हूँ, क्योंकि अभी ये लंबा नहीं होगा, फट नहीं सकता। मैं पहले दिन से ही पूरा पैर बैंड कर सकता हूँ। तो ना तो मैंने बाहर ब्रेस लगाया, ना मैंने वॉकर लिया, और मैंने बैंडिंग में भी कोई प्रिकॉशन नहीं लिया, मैंने पूरा ही बैंड कर लिया अगले दिन से। क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि दर्द कम है, छेद छोटा है ना, टेंडन भी कम कटा, सो पेन सिग्निफिकेंटली लेस है, इसलिए पैर भी बैंड कर पाते हो। तो 7 से 15 दिन में पेशेंट आराम से चल पाता है, हमारा कोई इशू नहीं आता। 1 महीने में हम जॉगिंग इनिशिएट करा देते हैं, 1 महीने में कंप्लीट में बैंडिंग आ जाती है, और हम 3 मंथ्स में हम रनिंग इनिशिएट कर देते हैं। अगर आपकी नी बैंडिंग को हमने रेस्ट्रिक्ट नहीं किया, हमने ब्रेस नहीं लगाया, कल को अगर आप गिर जाते हो तो ये टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इंटरनल ब्रेस बना रखा है। तो इसके सक्सेस रेट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो इंसिडेंसेस आपके साथ 6 महीने में हो सकते हैं, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जब आपका घुटना सही था तब आप तुड़ा के बैठ गए, जब ऑलरेडी सर्जरी हो गई, मसल्स कमजोर है, तो किसी भी दिन गिर सकते हो। जिस दिन गिरे उस दिन इसमें डैमेज होने के चांसेस है, इसमें डैमेज होने के चांसेस कम है। इसीलिए आदमी कार सीट बेल्ट पहन के चलाता है। अभी एक्सीडेंट हो सकता है, बाहर निकल रहे हो तो आप अगर घुटने पे चल रहे हो 6 महीने तक, एक्सीडेंट कैन हैपन। और जो लोग मोटे होते हैं उनके लिए तो हर कदम एक्सीडेंट है। तो बेटा ये इसको बचा के रखता है। दूसरा, रिकवरी फास्ट आती है, आप जल्दी काम पे जा सकते हो, छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जल्दी इनिशिएट हो जाएगा। तीसरी चीज आती है कि आखिर अब ये बटन कितने तरह के आते हैं? ये डिसॉल्व हो जाते हैं? मैम कोई डिसॉल्व नहीं होती चीजें स्क्रू सर्जरी में। कहते हैं कि वो डिसॉल्व, हाँ, एक चीज डिसॉल्व हो जाती है। स्क्रू कोई 3 साल में आता है, कोई 5 साल में होता है, स्क्रू डिसॉल्व हो जाता है, पर ये फाइबर तो रहेगा। स्क्रू सर्जरी में जो फाइबर रहे हैं और ये जो बटन है, ये तो नहीं डिसॉल्व होगा ना। ऐसी कौन सी सर्जरी में सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है? ऐसी सर्जरी साइड इफेक्ट भी नहीं है। देखो सर, ये जो कंपनीज है ना, यही कंपनीज स्क्रू बना रही है, यही कंपनी डिसॉल्व धागे बना रही है, तो फिर ACL में क्यों नहीं डिसॉल्व चीजें बनाई? इसलिए नहीं बनाई क्योंकि डिसॉल्व होने वाली चीजें पहले दिन से डिसॉल्व होने लगती है। कोई टाइमर नहीं लगा होता कि 6 महीने तक चीज कमजोर है, 6 महीने तक मुझे सॉलिड रखना है। ऐसा कोई मटेरियल नहीं बना जिसमें बोले कि 6 महीने बाद डिसॉल्व होना चालू होगी। पहले दिन से ही घुलने लगेगी ना चीजें, तो लूज आती है। इसीलिए जो धागे होते हैं, फाइबर होते हैं, नॉन डिसॉल्वेबल रखती है कंपनी, क्योंकि डिसॉल्वेबल फाइबर से अगर हम ACL बनाएंगे तो आपके ACL ढीले पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये जानबूझ के रखा गया है, ऐसी बात नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं है लोगों में डिसॉल्व करने की, वही कंपनी है सेम। सो इसलिए स्क्रू सर्जरी में भी स्क्रू डिसॉल्व होता है, बाकी कोई चीज डिसॉल्व नहीं होती। इसके अंदर भी फाइबर और बटन डिसॉल्व नहीं होते, और ये आप ही के लिए बनाए गए हैं, कोई और किसी के लिए नहीं। इज फॉर ह्यूमन यूज, और ये आने के पहले बहुत सालों की टेस्टिंग होती है, ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता। और जहाँ तक बात है बच्चों के लिए, सब लोग सेंसिटिव होते हैं, आप लोग मानते हो ना, कोरोना वायरस लगा सबको, बच्चों को लगा क्या? क्यों नहीं लगा? कि उसकी टेस्टिंग पूरी नहीं हुई, इसीलिए नहीं लगा। उसकी टेस्टिंग नहीं हुई, इसीलिए नहीं लगा। ACL का जो जनरेशन 2 का टाइट रोप है, ACL टाइट रोप, तो ये ऊपर वाला बटन है, ये एकमात्र ऐसा डिवाइस है जिसने को FDA ने अप्रूव किया है बच्चों के लिए। बाकी ना तो स्क्रू अप्रूव्ड है ना कोई। अगर बच्चों में ACL सर्जरी करनी है तो स्क्रू लगाना अप्रूव्ड नहीं है। स्क्रू एपिफाइसिस क्रॉस कर देता है, बच्चों की हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। ऑल एपिफाइशियल सर्जरी करते हैं, तो FDA ने सिर्फ एक ही इम्प्लांट अप्रूव किया है वर्ल्ड के अंदर, वो है जनरेशन 2 का टाइट रोप 2। इसके अलावा कोई बच्चों में अप्रूव नहीं। तो ये सबसे बेस्ट इम्प्लांट अगर देखा जाए तो अप्रूवल के मामले में। बाकी कोई भी चीज़ बच्चों में अप्रूव नहीं है। बड़ों में तो लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ह्यूमंस, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता बेटा। उनमें कोई चीज़ अगर अप्रूव हुई है तो बहुत टेस्टिंग के बाद आई, और यही एक इम्प्लांट जो अप्रूव्ड है। सेकेंड थिंग, बटन्स की क्वालिटी पे डिपेंड कर जाता है कॉस्ट। तो बटन की क्वालिटी आती है लगभग 3 तरह की। पहला जो क्वालिटी आती है उसको बोलते हैं एंडो बटन। ये सबसे प्रिमिटिव इम्प्लांट है जो सबसे पहले आए थे वर्ल्ड के अंदर। ये बटन और यहाँ नीचे ग्राफ्ट रहता है। सो एंडो बटन में ग्राफ्ट और बटन के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स रहता है बिल्कुल। तो ये प्रिमिटिव है, सबसे पहले आए, सभी सस्ते आते हैं। कई बार जब पेशेंट अफोर्डिंग नहीं होता तो सरकारी हॉस्पिटल्स में और भी बड़े सारे डॉक्टर्स ये यूज़ करते हैं, क्योंकि एडजस्टेबल बटन्स महंगे आते हैं। तो ये एंडो बटन है, फिक्स्ड लूप। उसके बाद आते हैं एडजस्टेबल बटन। एडजस्टेबल बटन में क्या होता है कि आप डिस्टेंस चेंज कर सकते हो। ये एडजस्टेबल बटन है बेटा, इसमें ना लॉक लगा होता है, एक फाइबर लॉक। सो ये अपना आप टाइट होता है। तो ये जब धागे खींचे तो अपना आप टाइट हो रहा है, यहाँ पर नॉटलेस लॉकिंग होती है। तो ये एडजस्टेबल बटन है। एडजस्टेबल बटन में जब हम यहाँ धागे खींचते हैं तो अपना आप टाइट होता रहता है। तो ये एडवांस बटन है जो पिछले 10-12 सालों से आ रहे हैं। अब इसके अंदर भी 2 तरह के आते हैं। एक होता है जिसमें वायर लगा होता है, ये इसमें वायर लगा हुआ है, बटन और ग्राफ्ट के बीच में वायर है। तो वायर ग्राफ्ट को नेक्रोसिस कर सकता है, एब्रेजन कर सकता है। दूसरे जो जनरेशन 2 के अभी आर्थरेक्स से आ रहे हैं उसमें टेप आ गई है, तो टेप से। तो टेप थ्योरेटिकली थोड़ी ज़्यादा मजबूत होती है वायर से। दूसरा, ये काटती नहीं है ग्राफ्ट को, उसकी हैंडलिंग ईजी है। ये सर्जन के हाथ को भी नहीं काटती। धागे खींचते हैं ना तो सर्जन का हाथ भी कट जाता है कई बार, तो ग्राफ्ट तो कट ही सकता है। जब मेरा ही हाथ कट गया तो ग्लव्स के ऊपर से बहुत होता था, मैं धागे खींचता था, मेरा हाथ कट जाता था, ग्लव्स के अंदर से काट देता था हाथ। तो ग्राफ्ट तो काट ही सकता है वो।
अब टेप्स आ गई है, हाथ नहीं काटते मेरा और ना ग्राफ्ट काटते हैं। तो ये जनरेशन 2 के। तो कॉस्ट कई बार डिपेंड करती है हम कौन सा इम्प्लांट लगा रहे हैं। हम एंडो बटन लगा रहे हैं, सर्जरी सस्ती हो जाएगी। आप वायर लगा रहे हो तो सर्जरी थोड़ी महंगी होगी, और अब जनरेशन 2 लगा रहे हो तो और महंगी हो जाएगी। ये तो एडवांसमेंट्स हैं। तीसरा, सर्जरी के बाद हम आपको हर वीक 2 बार कॉल करते हैं। आपको एक्सरसाइज सिखाई जाती है ऑनलाइन। हमारे ग्रुप ACL ने देखा है आप लोगों ने फेसबुक पे। तो उसमें क्या बच्चे अपने एक्सरसाइज डालते रहते हैं, तो आप डालते रहना, मैं देखता रहूँगा। दूसरा, वो तुम्हारा ट्राइब है, वो तुम्हारा क्लासरूम है, वहाँ सब लोगों का मैंने ऑपरेशन किया है, सब लोगों का एक तरह का ऑपरेशन हुआ है। तो आप आपस में बात कर सकते हो, तो लोग जल्दी ठीक होते हैं। एक एनकरेजमेंट मिलता है। सबको एक ही तकलीफ है, सब एक ही तकलीफ से गुजर रहे हैं। दूसरा, उसमें अगर वीडियो डालोगे तो मैं चेक भी कर पाऊंगा कि आप एक्सरसाइज सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो आपकी मिस्टेक्स हम फटाक से पकड़ लेंगे। और वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रुप है ACL का हमारा। इन दोनों की कॉस्ट में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। क्यों फ़र्क पड़ता है? तो इसमें है ना, हमने एनिमेशन और टाइट्रोप 2 यूज़ कर रखी थी। टाइट्रोप 2 में जो फाइबर टेप आता है वो बेटर क्वालिटी का आता है, जनरेशन 1 से लंबा होता है, थोड़ा अच्छा मजबूत है, और फ्लैट टाइट्रोप है। बटन और ग्राफ्ट की वजह फ्लैट है, काटेगी नहीं, ना मेरे हाथ को काटेगी ना आपके ग्राफ्ट को काटेगी। इसके अंदर हम इस तरह से फ्लिप कटर यूज़ करते हैं। फ्लिप कटर ना अंदर जाके खुल जाएगा, जहाँ तक ग्राफ्ट जाना है वहीं तक हुआ, फिर बंद करके निकाल लिया। तो इससे क्या बेनिफिट है कि हड्डी कम कटी तो दर्द कम होगा। दूसरा, आज टूटा कल वापस टूट जाए तो ACL रिवीजन सर्जरी करना बड़ा आसान है इसके अंदर। क्यों? उसमें हड्डी नहीं काटी हमने, उसमें बड़े छेद रहते हैं स्क्रूज में। सो जितनी कम हड्डी कटे उतना बेटर है इंसान के लिए। नीचे भी सेम टीबिया में भी हम फ्लिप कटर यूज़ करते हैं। तो फ्लिप कटर अंदर जाके खुल जाता है और बंद करके निकालते हैं, हड्डी कम करी, दर्द कम होता है। और इसके अंदर ये एडजस्टेबल लूप है। एडजस्टेबल लूप मतलब ये जब धागे खींचे तो देखो अपना आप टाइट हो रहा है। जो ऊपर वाला इम्प्लांट है ना, उसमें बटन और लूप एक साथ ही लगा हुआ है। पर जो नीचे जो टीबिया में जो बटन लगाएंगे ना, उसमें आप देखेंगे सिर्फ लूप है, एडजस्टेबल बटन नहीं है। क्यों? बटन यहाँ फंस सकता है। तो पहले बटन आता था, अब बटन हटा दिया कंपनी ने। जब निकालते हैं धागे तो फंसना नहीं चाहिए यहाँ पे। सो बटन हम बाद में फिट करेंगे, ये बटन बाद में लगाएंगे। अभी बटन के अंदर है ना एक और छेद है फाइबर टेप के निकलने के लिए। ये क्योंकि एडजस्टेबल भी अपना आप टाइट होता है, नॉटलेस है, यहाँ गांठ लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, फाइबर टेप को हमेशा हम अलग फिक्स करते हैं, उसका नाम है एंकर, स्वेवल लॉक एंकर। ये एंकर है, ये स्क्रू नहीं है। एंकर में ना एक आई होती है, ये आई है। ये आई फाइबर टेप को अंदर लेके जाती है और फिर ऊपर से लॉक लग जाता है। अब एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है दोनों सर्जरीज के अंदर। स्क्रू सर्जरी में ऊपर बटन रहेगा, नीचे स्क्रू रहेगा। एक बार स्क्रू चला गया फिर आप घुटना बैंड नहीं कर सकते। घुटना बैंड करोगे तो ढीला पड़ जाएगा हाथों हाथ। फिर घुटना बैंड होगा धीरे धीरे 2.5 महीने के बाद। ये ना ह्यूमन टिश्यू होते हैं, ये खींच के लंबे हो जाते हैं कई बार। सो स्क्रू में क्या होता है कि सर्जन है ना उसको खींच के रखता है और बहुत बार घुटना मोड़ता है, उसको उससे में लंबा कर लेता है, जितना लंबा होना है उतना लंबा हो जाए। उसके बाद वो स्क्रू डाल देता है और फिर पैर नहीं बैंड करता। अगर सर्जन ने ढंग से खींच के नहीं रखा या उतना प्रेशर नहीं दिया, या हो सकता है लिगामेंट उतना लंबा नहीं हुआ, तो जिस दिन घुटना बैंड होगा उस दिन लंबा हो जाएगा। वो होगा 2.5 महीने के बाद। फिर क्या करोगे? पर बटन के साथ ऐसा नहीं है। बटन क्या कभी तोड़ के अंदर नहीं जाएगा, छेद छोटा है, बटन बड़ा लगा है। सो मैं बटन फिक्सेशन के बाद घुटना मोड़ सकता हूँ तुरंत लिगामेंट को लंबा करने के लिए, क्योंकि बायोलॉजिकली स्ट्रेस पड़ेगा इस पे। स्क्रू फिक्सेशन के बाद नहीं मोड़ सकते, वो 3 महीने बाद ही मोड़ेगा। तो कई बार जब पैर मुड़ता है तो लंबा होने के चांसेस रहते हैं। बटन में हम लंबा इंट्रा ऑपरेटिव कर लेते हैं, मतलब ऑपरेशन के दौरान करते हैं। वो एनिमेशन में बटन लगने के बाद हम लोग मोड़ते हैं घुटने को कई बार, जिससे लिगामेंट लंबा होता है। और क्योंकि एडजस्टेबल लूप लगा है तो मैं इसको टाइट कर सकता हूँ, जैसे कि दिखाया। इससे क्या होती है, जो टाइटनिंग मुझे मिलती है वो बहुत सुपीरियर मिलती है, क्योंकि मेरे ह्यूमन टाइटनिंग नहीं है, एडजस्टेबल लूप की टाइटनिंग है। बाद में स्टिफ नहीं होता। स्टिफ कैसे होगा बेटा? स्टिफ तब होगा जब आप ACL लिगामेंट गलत बनाओगे। आपका लिगामेंट स्टिफ होता है, लचीला नहीं होता। लचीली मसल्स होती है। लिगामेंट अगर लचीला होगा तो लचक ही आती रहेगी ना जिंदगी भर। वो तो स्टिफ होता है, बिल्कुल स्टिफ, वो नहीं खींचता। नी स्टिफ तब होता है जब इंसान ACL गलत बना दे। यहाँ जाना है उस जगह यहाँ बना दे, नॉन एनाटॉमिकल बना दे, जहाँ पे जाना है वहाँ। जब इनएक्सपीरियंस सर्जन, नए सर्जन जब करने लगते हैं तो गलतियाँ हो सकती है। जब एक्सपीरियंस सर्जन काम करता है गलती नहीं हो सकती। रोज वही काम में गलती कैसे हो जाएगी? दूसरा, स्टिफ तब होगा घुटना जब आप ऑपरेशन के बाद घुटना बैंड नहीं करो। और कभी इंटरनल ब्रेस नहीं है तो मैं बैंड नहीं कराऊंगा, तो स्टिफनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसमें स्टिफनिंग के चांसेस सिग्निफिकेंटली लेस है। वाई? बिकॉज एक तो एनाटॉमिकल रिकंस्ट्रक्शन है, एक एक्सपीरियंस सर्जन सर्जरी कर रहा है, गलती होने के चांसेस नहीं है। दूसरा, हम घुटना बैंड कर रहे हैं तुरंत ऑपरेशन के बाद। तो इसके अंदर है ना, कॉस्ट में जब स्क्रू सर्जरी होती है तो इसमें एक बटन लगा है, एक स्क्रू लगा है। स्क्रू ज़्यादा महंगे नहीं आते, सस्ते आते हैं। बटन्स डिपेंड करता है, बैंडो बटन लगाओ तो बड़ा सस्ता है, एडजस्टेबल होगा थोड़ा महंगा। तो एक महंगा इम्प्लांट, एक सस्ता इम्प्लांट, 2 इम्प्लांट लगे। इस सर्जरी में ऊपर एक बटन लगा है, वो भी जनरेशन 2 का, तो एक्सपेंसिव है। फाइबर टेप दूसरा, तीसरा लूप अलग था, चौथा बटन अलग था, बटन अलग से फिट किया था, 5वां एंकर इसके जो आगे आया था इज ऑल्सो, और छठा हमारा फ्लिप कटर एक ही बार यूज़ होता है। तो इसमें 6 इम्प्लांट लगे जो काफ़ी कॉस्टली है, उसमें 2 इम्प्लांट लगे। तो इसलिए इन दोनों में फ़र्क आता है रेट के अंदर। पर आपको उसी तरह की
क्वालिटी मिलती है। ACL सर्जरी के साथ इसका मेनिस्कस इंजरी है, तो हाँ। उसमें कब तक बेंड कर सकते हैं मतलब? वो मैम डिपेंड करता है, कई बार स्टेबल मेनिस्कस होता है तो हम 5-7 दिन में बैंड करा लेते हैं, अनस्टेबल होता है तो हम 1 महीना लगा देते हैं, और वॉकर तो 100% आ जाएगा अगर रिपेयर हो गया तो। फाइनल रिकवरी 3 मंथ्स में रनिंग तो रहेगी, पर अगर मेनिस्कस रिपेयर हुआ तो आपको 1 से 1.5 महीने तक वॉकर रहेगा। अब किसको 1 महीना रहता है, किसको 1.5 महीना रहता है, वो डिपेंड करता है कि मेनिस्कस जो रिपेयर है वो कितना स्टेबल है कॉन्स्ट्रक्ट। मेनिस्कस को रिपेयर हम इस तरह से करते हैं, हमारे पास एक फाइबर स्टिच है, उससे रिपेयर किया जाता है मेनिस्कस। रिपेयर हो जाता है सर वो? हाँ, क्यों नहीं होता, आप पे डिपेंड। कई डॉक्टर्स कहते हैं कि डैमेज होगा तो वो पूरा निकाल फेंकते हैं बाहर, और बिना बिल्कुल, आप उनकी बात बिल्कुल सही है और मेरी भी बात सही है। अगर आप बहुत वेट करके आएंगे, वो डिफॉर्म हो जाएगा तो मैं वो काट के निकालना पड़ेगा। अगर वो रिपेयरेबल होगा तभी तो रिपेयर कर पाऊंगा। अगर चीज़ वो निकाल दिया तो फ्यूचर में आर्थराइटिस है मैम, नुकसान है बहुत। वो नया नहीं बन सकता। नया कैसे बनेगा, वो जो गया वो गया। ये बड़ा एडवांस इम्प्लांट है, फाइबर स्टिच है, ऑल इनसाइड मेनिस्कस रिपेयर सिस्टम है। ये देखो, आपको दिख रहा है टीयर, ये छोटा सा। अब बेटा आपका है ना टीयर छोटा नहीं है, आपका टीयर यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है, और जो बीच वाला पोर्शन है ना अंदर पड़ा हुआ है फ्लिप होके बकेट हैंडल। तो हम इसको रिड्यूस करेंगे और फिर रिपेयर करेंगे। तो ये इस तरह से रिपेयर हो जाता है। रिपेयर के बाद रेस्ट है, थोड़ा ज़रूरी है रेस्ट होना, तो फट जाएगा आगे। इस पे रेस्ट करेंगे फिर इससे में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? क्या ऑप्शन है आपके पास, रेस्ट करेंगे तो दिक्कत क्या आएगी ACL में? कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपकी रिकवरी तो डिले हो जाएगी और क्या होगा, है ना। कुछ लोगों की रिकवरी जल्दी, कुछ की डिले, क्यों, वो तो वो अलग अलग है ना। जितनी डिजीज है उस हिसाब से, कल को किसी का मल्टी लिगामेंटस करना पड़ता है और ज़्यादा रेस्ट हो जाता है, पर ठीक सब हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई जल्दी ठीक हो रहा है, कोई लेट ठीक हो रहा है, पर 3 महीने में रनिंग तो कर पाओगे ना इंटरनल ब्रेस में। 6 महीने नहीं वेट करना पड़ेगा हमें, पहले के 1 महीना हमारा डिले हो जाएगा काफ़ी, बस यही है। उसमें आप धीरे धीरे रेस्ट करो। सपोज करो मेरे को काटना पड़ा, या फिर वो वाइट जोन में जो रिपेयरेबल नहीं है, रेड जोन अच्छा है, सिर्फ वाइट जोन निकाल दिया, कोई नुकसान नहीं होगा, आप अगले दिन चल सकते हो, कोई रेस्ट नहीं है। अगर मैं इसका रिपेयर हुआ तो आपको 1 महीना वॉकर है, 1 से 1.5 महीना, उसके बाद फिर हमारी एक्सरसाइज चालू हो जाएगी। और कुछ और भी लिखा है मुझे इसलिए। तेरा भी मेनिस्कस टूटा हुआ है बेटा, इसको भी रिपेयर करना पड़ सकता है। ये फाइबर स्टिचेस से रिपेयर होता है, जो आप, ये वर्ल्ड का सबसे लेटेस्ट सिस्टम है। इसके अभी कोई आएगा तो मैं बता दूंगा, कुछ और आया भी नहीं आया, अभी साल भर पहले आया है ये जनरेशन 2 का। तो ये बेस्ट है अभी का।